अच्छा मेरा बेटा, हमारे पास जो हमारा पहला लेक्चर था, पहले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने अपना बेसिक्स पढ़ी थी। बिल्कुल बेटे, सारे मैसेज आ रहे हैं। कहाँ जाना है तुम्हारे पास से निकल के मेरे पास ही आएंगे वो सारे मैसेज, और कहाँ जाएंगे? ठीक है। पहली क्लास के अंदर हम लोगों ने अपना बेसिक्स पढ़ी थी। हमने लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम देखा था। हमने ये चीज नोट करी थी कि कैसे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो कि हॉट होता है या जो कि गर्म होता है, वहां से हीट जाती है एक ऐसे ऑब्जेक्ट की तरफ जो कि क्या होता है, कोल्ड होता है ना। हमने ये बात की थी कि भाई एक होता है आपका ऑब्जेक्ट जो कि हाई टेम्परेचर पे होता है, एक आपका ऑब्जेक्ट होता है जो कि लो टेम्परेचर पे होता है। तो अल्टीमेटली आपके पास जो हीट एनर्जी है वो नेचुरल प्रोसेस है। बेसिकली आपके पास हीट वो एनर्जी होती है जो कि फ्लो करती है, जो कि ट्रांजिट में होती है, जो कि मूव करती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर बॉडी। ये हमने सारी की सारी बात की थी। और हमने ये बात भी की थी कि आपके पास हर गिवन टेम्परेचर के ऊपर कोई भी बॉडी जो हीट है वो गिव आउट भी करती है, और जो हीट है वो गेन भी करती है। ये बात भी हमने की थी, ठीक है भैया। अच्छा, फिर हमने ये बात भी की थी कि अगर इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस जीरो हो जाए, यानी कि अगर आपके पास डेल्टा टी जीरो हो जाए, तो अल्टीमेटली हमने ये बात की थी मेरा बच्चा कि जो नेट हीट फ्लो होता है ना, नेट हीट फ्लो, वो हो जाएगा जीरो। नेट हीट फ्लो के जीरो होने का मतलब हमने ये समझा था कि जितनी हीट बॉडी नंबर वन से निकलेगी, उतनी हीट बॉडी नंबर टू में एब्सॉर्ब होगी, या जितनी हीट बॉडी वन गेन करेगी उतनी हीट बॉडी वन गिव आउट करेगी। सिमिलरली बॉडी टू जितना गेन करेगा उतना गिव आउट करेगा। और इसको हमने कहा था कि ये हमारे पास हुआ करता था थर्मल इक्विलिब्रियम। और फिर मैंने आपको पढ़ाते हुए बताया था कि जो थर्मल इक्विलिब्रियम होता है ना, जैसे इक्विलिब्रियम की हमारे पास टाइप्स होती हैं कि आया वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है या वो डायनामिक इक्विलिब्रियम है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम जो होता है वो हमारे पास कैसा इक्विलिब्रियम है भैया? डायनामिक इक्विलिब्रियम है। ठीक हो गया। डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स थर्मली इक्विलिब्रियम में आने के बाद ऐसा नहीं है कि वो रुक जाएंगे या हीट को ट्रांसफर करना बंद कर देंगे। थोड़ा सा फर्क आएगा, और वो फर्क ये होगा कि जो हीट को ट्रांसफर कर रहे होंगे, जितना हीट गिव आउट करेंगे उतना हीट टेक कर रहे होंगे, इनटेक कर रहे होंगे। तो अल्टीमेटली जो नेट हीट होगी, नेट हीट का फ्लो होगा फ्रॉम द बॉडी, दैट विल बी जीरो। ठीक है भैया, ये हमने बात की थी, नेट हीट फ्लो फ्रॉम द ऑब्जेक्ट दैट विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हमारा मेन काम ये नहीं है, ठीक है। अच्छा, हमारा जो मेन टारगेट है, इसी की बेसिस के ऊपर हमने एक सिंपल सी चीज पढ़नी है जिसको हम कहा करते हैं थर्मल एक्सपेंशन। जो आपको शीट ए दी हुई थी ना सॉल्व करने के लिए, उस शीट ए के अंदर जो दूसरे क्वेश्चन हैं, दूसरी किस्म के क्वेश्चन हैं, वो दूसरी किस्म के क्वेश्चन जो है ना वो आपके पास इसके हैं, थर्मल एक्सपेंशन के टॉपिक के दिए हुए। अच्छे तरीके से सुन लेना, समझ लेना, फिर आपको इसके सवाल सॉल्व करने होंगे, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन की बड़ी सिंपल सी थ्योरी है। क्या थ्योरी है? कि जब कभी भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हो, ठीक है, जब भी आप कभी किसी ऑब्जेक्ट को हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हो, तो हीट एनर्जी बेसिकली क्या करती है? हीट एनर्जी उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है? उसका टेम्परेचर बढ़ाती है। जब टेम्परेचर बढ़ाती है तो होता क्या है? बेसिकली काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम्स या काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स क्या होती है? बढ़ती है। जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम बढ़ती है तो होता क्या है मेरा बेटा? जो उनकी वाइब्रेशन होती है ना, बेसिकली हमारे पास जो भी कोई वाइब्रेशन कह लो या मूवमेंट कह लो। अच्छा, वाइब्रेशन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सॉलिड स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास जो भी कोई एटम होता है ना, वो वाइब्रेट कर सकता है फकत। क्योंकि जनरली मूवमेंट का लफ्ज सुन के हमारे जहन में ये बात आती है कि वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा होगा, और ऐसा पॉसिबल सिर्फ लिक्विड या गैस के अंदर होता है। तो उनकी जो वाइब्रेशन होती है ना, इनकी वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है यार? एम्पलीट्यूड ये होता है, मिसाल के तौर पे एम्पलीट्यूड ये होता है कि आपके पास एक कोई सर्टेन मॉलिक्यूल था, और वो मॉलिक्यूल मान लो ऐसे और ऐसे मूव कर रहा था। अबे क्या हो गया? ऐसे और ऐसे मूव कर रहा था, यानी कि थोड़ा सा आगे पीछे मूव कर रहा था। बात समझ में आ गई? ठीक हो गया, वो थोड़ा सा आगे पीछे मूव कर रहा था। अब जब आपने मेरा बच्चा इसका टेम्परेचर कर दिया इंक्रीज, आपने यही मॉलिक्यूल था, आपने इसका टेम्परेचर क्या कर दिया भाई साहब? इंक्रीज कर दिया। ये वो मॉलिक्यूल है जिसकी हम बात कर रहे हैं। जैसे ही आपने इसका टेम्परेचर इंक्रीज करा ना, अल्टीमेटली क्या होना शुरू हो गया कि ये जो आगे पीछे हो रहा था ना, अब इसके आगे पीछे होने का जो बेसिकली ये डिस्टेंस है ना, यानी कि मैं इसको कह रहा हूं, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस देख रहे हो, समझ रहे हो डिस्टेंस को? यानी कि मीन पॉइंट से लेकर, बिल्कुल बिल्कुल मीन पॉइंट से लेकर एक्सट्रीम पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। क्या कहते हैं मेरा बेटा?
इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन। अल्टीमेटली होता क्या है, जब कभी भी आप हीट एनर्जी देते हो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम बढ़ती है, तो वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड होता है, वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड क्या होता है, बढ़ता है। वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड बढ़ने की वजह से क्या होता है, जाकर ये ज्यादा ताकत से जाकर क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। किसको स्ट्राइक करते हैं, वॉल को स्ट्राइक करते हैं। जी मेरा बेटा, ठीक है। अब देखो, ये सपोज करो हमारे पास स्ट्रक्चर था, इसके अंदर यहाँ पे कोई ना कोई मॉलिक्यूल होगा, ऐसे मौजूद होगा। अब ये मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, इस वॉल के ऊपर जाकर के क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये वाला मॉलिक्यूल इस वॉल पे। यानी कि दीज मॉलिक्यूल्स आर बेसिकली दे आर अप्लाइंग फोर्स, दे आर अप्लाइंग व्हाट, दे आर अप्लाइंग फोर्स। और कहां पे अप्लाई कर रहे हैं, दे आर अप्लाइंग फोर्स ऑन द वॉल, ठीक है, या ऑन द वॉल्स कर लो, क्योंकि बाकी सब जगह पे भी लग रही होगी, ऑन द वॉल्स ऑफ द जो भी आपके पास स्ट्रक्चर है उसके ऊपर। इससे क्या होता है कि आपके पास जो वॉल्स होती हैं वो थोड़ी सी आगे स्ट्रेच हो जाती है। यानी कि अगर आपके पास मान लो पहले यहां पे थी ना इसकी बाउंड्री, थोड़ा सा आगे आ जाएगी। अच्छा, अब यहां पे ना जरा एक चीज समझ लो, ये जो इसमें छोटा सा इजाफा आया है ना, इसको हम कहते हैं डेल्टा एल, या जो ये इसको हम कहते हैं चेंज इन लेंथ या चेंज इन एरिया। अभी उसके ऊपर बात करते हैं, फिलहाल सिर्फ और सिर्फ इसकी थ्योरी समझो। इसकी थ्योरी क्या थी भैया, ये जो ऊपर बताइए ना पूरी की पूरी, ये हमारे पास इसकी ना पूरी की पूरी थ्योरी है। क्या, आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट एनर्जी प्रोवाइड करी, नतीजे में क्या हुआ, उसका टेम्परेचर बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ा। वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड के बढ़ने की वजह से क्या हुआ, जो ये फोर्स अप्लाई कर रहे थे, ठीक है, ऑन द वॉल्स, वो भी क्या हो गई, बढ़ गई। और इसकी वजह से आपके पास जो आपका ऑब्जेक्ट होता है, इट इज सेड टू बी थर्मली एक्सपेंडेड, क्योंकि इट वाज एक्सपेंडेड ड्यू टू हीट एनर्जी। इसलिए हम कहते हैं कि आपके पास क्या हो गया, थर्मल एक्सपेंशन का फिनोमेना हो गया। क्लियर हो गया, ये हमारे पास इसका था। अब यहां पे यार एक चीज याद रखना कि आपके पास जो चेंज आता है, आपके पास जो चेंज इन फिजिकल डायमेंशन आता है, फिजिकल डायमेंशन बोले तो जो लेंथ चेंज हो रहा है या एरिया चेंज हो रहा है या वॉल्यूम चेंज हो रहा है, कोई भी चीज चेंज हो रही है, जो आपके पास फिजिकल डायमेंशन में चेंज आता है, याद रखना ये नेग्लिजिबल होता है। नेग्लिजिबल, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम जो सोचोगे यार, मिसाल के तौर पे सर ने हमें बड़ी अच्छी बात बताई, वैसे भी हमारे मुल्क के अंदर जो है ना वो गोल्ड का रेट बहुत महंगा चल रहा है, तो हम क्या करते हैं, मार्केट से हमने गोल्ड परचेज किया, लेट से 1 किलो गोल्ड परचेज किया और आके उसको चूल्हे पे रख दिया। अब इंतजार कर रहे हैं कि यार कब इसके हम लोग हीट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, कब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, कब इसके मॉलिक्यूल जो है ना वो 1 किलो गोल्ड के वॉल्स पे धक्का मारेंगे तो अल्टीमेटली ये 2 किलो में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर मैं जाके इसको बाजार में भेज दूंगा, फिर 2 से 4 करूंगा, 4 से 8 करूंगा। ऐसा कोई सीन पॉसिबल नहीं होता। बात समझ आ रही है? ये जो आपके पास इसके अंदर चेंज आ रहा है ना, जो डायमेंशन में इजाफा हो रहा है, थर्मल एक्सपेंशन हो, ये नेग्लिजिबल है भैया। जब हम सॉल्व करेंगे तो आप देखोगे 10⁻⁻⁴मीटर, 10⁻⁸मीटर, -5 मीटर, -6 मीटर, ऐसे आंसर आ रहे हैं। तो अब बच्चे के जहन में सवाल आता है, क्योंकि बच्चा तो फिर बच्चा है, ठीक है। अब हमारे पास उसके जहन में सवाल ही आता है, सर ये अगर इतना ही नेग्लिजिबल है तो हम पढ़ते क्यों है इसको? फिर बेटे इसलिए इसको पढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशंस, बहुत सारी रियल लाइफ के अंदर एग्जांपल्स ऐसी होती है जिसके अंदर इस माइनर चेंज को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। फॉर इंस्टेंस, सबसे आसान एग्जांपल जो तकरीबन सबने ही पढ़ी हुई होती है, वो हमारे पास रेलवे ट्रैक वाली एग्जांपल होती है। जो हमारे पास रेलवे ट्रैक्स होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि जो कोई भी हमारे पास 2 एडजेसेंट रेलवे ट्रैक्स होते हैं, उनके दरमियान में गैप छोड़ा जाता है ताकि समर सीजन के अंदर जब वो एक्सपेंड करें तो अल्टीमेटली वो एक दूसरे को क्रॉस करते हुए ना निकल जाए। उनके दरमियान में गैप होता है ताकि वो एक्सपेंड करे भी तो वो विद इन द परमिसिबल लिमिट लें, ताकि किसी भी किस्म के हादसा से बचा जा सके। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे तो खैर पाकिस्तान में तो मुझे नहीं याद पड़ता कोई हमारे पास स्टील का ब्रिज है, लेकिन बाहर मुल्कों के अंदर हमारे पास जो है ना स्टील का ब्रिज भी बनाया जाता है। तो आपके पास जो भी इस तरह का कोई स्टील का स्ट्रक्चर बनता है, उस स्टील के स्ट्रक्चर के ऊपर ये बात खास तौर पे नोट की जाती है कि उसके अंदर इन चीजों का ख्याल रखा जाता है, क्योंकि जाहिर है स्टील, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि गर्मियां पड़े तो स्टील का स्ट्रक्चर या कोई ब्रिज बना हुआ है स्टील का, जैसे लंदन के अंदर एक बड़ा फेमस ब्रिज बना हुआ है, उसको आपने लपेटा, तय किया, अलमारी में रख दिया, सर्दियां वापस आएंगी तो हम लगाएंगे, इट इज नॉट पॉसिबल ना। तो आपने उसको गर्मी सर्दी दोनों को सस्टेन करने के लिए बनाना है। तो गर्मियां आएंगी तो अल्टीमेटली उसमें भी आइटम है, उसकी भी आपके पास क्या होगा, यही सारा सीन होगा, तो उसमें भी थर्मल एक्सपेंशन आएगी, तो उसके अंदर फिर फ्रैक्चर होगा। फ्रैक्चर से मुराद ये कि वो टूट जाएगा। बात समझ आ रही है? ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर हमने
देखनी होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो बेसिकली हम लोग इंजीनियरिंग पढ़ते हैं उसके अंदर ये चीजें खासी अहमियत की हामिल होती हैं। तो मैंने आप लोगों को अपने एंड के ऊपर ये बात बता दी कि जो चेंज इन फिजिकल डायमेंशन होती है भले नेग्लिजिबल होती है, बट इन सम ऑफ द केसेस ये इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए हम इनको पढ़ रहे हैं, ठीक है। मेरा बच्चा क्लियर हो गया यहां तक? अब ये जो अपने पास थर्मल एक्सपेंशन होती है ना, बेटी जितने लोगों ने बता दिया वो तो ठीक है, बाकी जिन्होंने नहीं बताया वो मतलब कुछ और पार्ट टाइम बिजनेस ढूंढ रहे हो साथ साथ। चिंची का तो एक ऑप्शन मैंने दिया था, इसके अलावा भी ऑप्शन है वैसे बहुत सारे, ठीक है। अच्छा मेरा बेटा मसला आपके एंड पर है मेरा ख्याल, ठीक है। बर्गर का ठेला लगाएगा? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अब देखो भाई हमारे पास, चलो चलो जल्दी करो। अब देखो अपने पास जो ग्राफ होता है, ग्राफ तो देखा ही होगा ना भैया, अपने पास ये होता है एक्स एक्सिस, ठीक है। अपने पास तीन डायमेंशन होती है, ये ऊपर वाला होता है अपने पास वाई एक्सिस, और ये जो ऐसे स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रहा है ना, ये बेसिकली क्या होता है अपने पास जेड एक्सिस होता है, ठीक है भैया। एक एक्स होता है, एक वाई होता है, और एक ये जेड एक्सिस होता है, ठीक है। अब अपने पास जो डायमेंशन है ना, हम अगर इसको नोट करेंगे, जो हमारे पास डायमेंशन है, हमारे पास होती हैं तीन डायमेंशन, ठीक है। अगर आप इसको किसी क्यूब शूब में भी नोट करोगे ना, तो आपके पास एक होता है मेरा बच्चा लेंथ, एक होता है मेरा बेटा ब्रेथ, और एक होता है मेरा बच्चा क्या, हाइट। लेंथ, ब्रेथ और हाइट, कुल मिला के अपने पास होती है तीन चीजें, ठीक है। लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है। अब अच्छे से समझ लेना, अगर आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट प्रोवाइड करने पर अगर सिर्फ एक डायमेंशन में इजाफा आता है, अगर सिर्फ एक डायमेंशन में इजाफा आता है, इसको हम कहते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। एक डायमेंशन कोई भी हो सकती है, लेंथ भी हो सकती है, ब्रेथ भी हो सकती है, हाइट भी हो सकती है। तो मेरा बच्चा लकीर के फकीर मत बनना। अगर मैं कहता हूं किसी बॉल का डायामीटर बढ़ रहा है, तो डायामीटर इज ऑल्सो वन डायमेंशन, रेडियस इज ऑल्सो वन डायमेंशन, लेंथ इज ऑल्सो वन डायमेंशन, ब्रेथ इज ऑल्सो वन डायमेंशन, हाइट इज ऑल्सो वन डायमेंशन। इसको कहते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। बिल्कुल ऐसे ही अगर दो डायमेंशन में चेंज आता है, दो डायमेंशन बोले तो कोई सी दो डायमेंशन चेंज, लेंथ ब्रेथ हो जाए, लेंथ हाइट हो जाए, ब्रेथ हाइट हो जाए, इसको कहते हैं सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन या एरियल थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। इसको सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं या एरियल थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। जिस साल मैंने एनईडी का पेपर दिया था ना 2015 के अंदर, 2015 में मैंने पेपर दिया था एनईडी का एंट्री टेस्ट, 2015 में ये हमारे पेपर में क्वेश्चन आया था कि एरियल थर्मल एक्सपेंशन को हम और क्या नाम देते हैं, सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन। ठीक हो गया, ये हमारे पास होता है। अभी आते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, डिटेल में आते हैं, अभी तो चल रहा है, शुरू हुआ है अभी तो। इसी तरह से अगर आपके पास तीनों ही डायमेंशन में चेंज आ जाए, यानी कि अगर आपके पास तीनों डायमेंशन चेंज होती हैं, तो हमारे पास ये कहलाता है मेरा बच्चा क्या, ये कहलाता है वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। क्या कहलाता है, वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। जाहिर सी बात है यार, आता था मुझे, ठीक है। उस वक्त। अच्छा भाई अब देखो जरा, आपके पास ये जो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन होता है ना दादा, ये होता है अमूमन रॉड वगैरह के अंदर। रॉड क्या होता है भैया, फिजिक्स की दुनिया में रॉड कहते हैं किसी भी ऐसी चीज को जिसकी सिर्फ एक ही डायमेंशन सिग्निफिकेंट होती है और बकाया दो डायमेंशन सिग्निफिकेंट नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास घर के अंदर जो हमारे पास एक कोई पतला सा बारीक सा वायर होता है, उसको आप एक रॉड कंसीडर कर सकते हो, या एक कोई भी आप उसको वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हो। ऑल्दो कि उसके पास एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो कि सर्कल का फॉर्म में है, बट वो नेग्लिजिबल है भाई, जितनी बड़ी उसकी लेंथ है उसके मुकाबले में तो नेग्लिजिबल है ना। बिल्कुल वैसे ही देखो, जैसे मैं जब क्लासरूम में ये टॉपिक पढ़ाते हैं ना, तो उसमें प्लेन की एग्जांपल देना बड़ा आसान होता है। तुम लोगों के केस में भी प्लेन की एग्जांपल देना बड़ा आसान है। देखो आप जिस भी चीज के ऊपर ये लेक्चर व्यू कर रहे हो, या तो लैपटॉप पे देख रहे होगे, या टैबलेट पे, या किसी मोबाइल वगैरह पे देख रहे होगे, ठीक है। तो आपके पास जो प्लेन है, प्लेन बेसिकली क्या होता है, आपके पास दो डायमेंशन के दरमियान का एरिया होता है, दो डायमेंशन के दरमियान का एरिया, ठीक है। हाँ मुझे पता था कोई ना कोई ये चवल मारेगा, 3D LED वाली, ठीक है। लास्ट टाइम भी एक ने चवल मारी थी ये वाली।
अब पता है ना वो क्या कर रहा है, वो भी 3D एलईडी के ऊपर जो है ना फिजिक्स के लेक्चर दिखा करता था। अब जो एलईडी पे देख ले कोई मसला नहीं। अब देखो, अब हमारे पास ये जो व्हाइट बोर्ड है या जो ये स्क्रीन है, इसमें क्या सीन है, इसके अंदर आपके पास दो डायमेंशन तो सिग्निफिकेंट है, लेकिन जो इसके अंदर हमारे पास तीसरी डायमेंशन है ना, वो सिग्निफिकेंट नहीं है। ऑल्दो के है, मतलब इसकी भी कोई ना कोई विड्थ है, थिकनेस है, ऐसी बात है, भले एमएम में होगी बट कुछ ना कुछ तो होगी ना, बट वो सिग्निफिकेंट नहीं है, इसलिए इसको हम कहते हैं बेसिकली क्या है, हमारे पास टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है या प्लेन है। अच्छा, अब आपके पास याद रखना हमेशा, अगर कभी भी आपसे पूछा जाए ना कि आपके पास लिक्विड्स या गैसेस के अंदर, अब गौर से सुन लेना, ये सवाल भी एक पास पेपर का, लिक्विड्स या गैसेस के अंदर याद रखना जब भी कभी एक्सपेंशन होती है ना, तो इसमें हमेशा वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन होती है, इसके अंदर लीनियर या एरियल हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप जाहिर सी बात है लिक्विड के मॉलिक्यूल को ये थोड़ी बोलोगे ए भाई सिर्फ एक्स एक्सिस में तुमने बढ़ना है, या ए भाई तुमने सिर्फ एक्स और वाई में बढ़ना है, वो तो कहीं भी बढ़ेगा। बात समझ आ रही है, एक्सपेंड तो कहीं भी करेगा वो। बिल्कुल ऐसी गैसेस को भी आप बाउंड नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ वाहिद सॉलिड ऐसे हैं, सॉलिड वाहिद ऐसी चीज है जिसमें तीनों तरह की डायमेंशन पॉसिबल है। लीनियर हो जाएगी रॉड्स के अंदर, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही आपके पास एरियल हो सकती है प्लेन के अंदर। नॉर्मली हमारी डेली रूटीन के अंदर प्लेन एग्जिस्ट नहीं करता, हम जबरदस्ती का चीजों को प्लेन बना रहे होते हैं, जैसे मैंने अभी जबरदस्ती का व्हाइट बोर्ड को प्लेन बना दिया। एज पर द डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स जो उसकी थर्ड डायमेंशन है वो होनी ही नहीं चाहिए, हम तो नेग्लिजिबल करके उसको प्लेन में डाल रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे कोर्सेज के अंदर अमूमन लीनियर या वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन कंसीडर हुआ होता है। बट ये चीज याद रखना, सॉलिड के अंदर तीनों टाइप की एक्सपेंशन पॉसिबल है, लीनियर भी हो सकती है, वॉल्यूमेट्रिक भी हो सकती है, और एरियल भी हो सकती है। तो ये माजी के आपके पास 1 से 2 क्वेश्चन थे। अब जल्दी से इसके अंदर हम एक चीज कंसीडर कर लेते हैं। ये सपोज करिए मेरे पास एक अदद जो है ना वो रॉड है। Now let's say this is a rod having some जी मेरा बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो जिस एक बच्ची का मैंने आपके साथ ग्रुप पे शेयर किया था, ये जो बच्चा मुझसे पूछ रहा है, बिल्कुल बेटे देखो, मैं फिर एक बार वही बात बता देता हूँ दोबारा से, जो मैं एक बात रिपीट कर रहा हूँ। देखो इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है अगर उसकी लड़काना में चौथी पोजीशन आई है या वो सिंध के अंदर टॉप 10 मेरिट के ऊपर है। मैंने पिछले साल भी जो है ना, वो जो हमारी रजिस्ट्रेशन थी वो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब तकरीबन 140 के करीब थी, वो 140 बच्चे पिछले साल भी थे। इसमें से अगर जो मैं अभी जमा कर रहा था 10-15 आए हैं पोजीशंस के अंदर 10-15, बाकी पास तो माशाल्लाह काफी सारे लोग होंगे, सारे तो खैर नहीं होते कभी भी। तो उसमें ना मेरा कोई कमाल नहीं है अगर वो 10-15 की अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर टॉप 5 में कोई पोजीशन है या टॉप 4 में कोई, वो उस बच्ची का कमाल है। अबे पढ़ा उसने, मैंने नहीं पढ़ा, ठीक है। मतलब मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैं पढ़ा दूं, मतलब बात समझ में आ रही है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपके लिए जो है ना वो चीज को आसान कर सकता हूँ। आसान करने से क्या मुराद है, मतलब अगर आप अभी किताब खोल के पढ़ रहे होगे, तो अभी अल्लाह की जात से इतनी उम्मीद है कि आपने अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की किताब खोल के पढ़ी होगी तो उसमें कोई टॉपिक ऐसा होगा नहीं जो आपको समझ में ना आ रहा हो, किताब के अंदर की बात कर, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी को फोकस किया होगा तो कोई टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में ना आ रहा हो। टेस्ट के लिए सारे के सारे रेगुलर और और वो हो गई क्लासेस सारी, ये काम हम कर सकते हैं, ठीक है। तो उस बच्ची के साथ भी ऐसे ही कुछ किया था हम लोगों ने। बाकी मेहनत उसकी अपनी है, कितना पढ़ना है कैसे पढ़ना है वो सब तो आप तय करोगे, ठीक है। और कोई सवाल यहाँ तक? अच्छा अब देखो, अब हमारे पास इस, मान लो मिसाल के तौर पे मैंने इस रॉड की लेंथ को नाम दे दिया कि भैया इस रॉड की लेंथ है L1, ठीक है। अब कुछ टाइम बाद क्या होता है, कुछ टाइम बाद इसके अंदर ना इजाफा हो जाता है। अच्छा अब मैं ये इजाफा ना बड़ा करके दिखा रहा हूँ, इतना बड़ा इजाफा होता नहीं है, लेकिन मैंने बस समझाने के लिए बता दिया कि यार ये इजाफा हो रहा है। मान लो मिसाल के तौर पर इस इजाफे को मैंने नाम दे दिया कि दिस इजाफा इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा L। अब अगर मुझे फाइनल लेंथ रिप्रेजेंट करनी है तो क्या मैं कह सकता हूं फाइनल लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर रॉड विल बी, अबे कहां चला गया, देखो, क्या मैं कह सकता हूं कि जो मेरे पास फाइनल फाइनल रॉड की लंबाई होगी इजाफा होने के बाद, ऐसी बात है जब मैंने इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करी और अल्टीमेटली इसमें इजाफा भी हो गया, तो दिस विल बी द फाइनल लंबाई ऑफ द रॉड, ऐसे ही होगा। अब इसके अंदर हम यहाँ पे एक चीज कहते हैं, क्या कहते हैं हम भैया, हम कहते हैं डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 डेल्टा टी, यानी कि किसी भी चीज के अंदर जो थर्मल एक्सपेंशन आ रही है वो दो पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। क्या मतलब दो पैरामीटर्स के ऊपर, एक पैरामीटर आपके पास है इनिशियल लेंथ ऑफ द रॉड या इनिशियल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, और दूसरा आपके पास है चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, कितना ज्यादा टेम्परेचर चेंज हुआ।
अब जब मैं इसको मिलाऊंगा तो डेल्टा एल विल बी इक्वल टू L1 अल्फा डेल्टा टी। ये मैंने अल्फा इनके दरमियान में इसलिए लिखा था कि इसको ऊपर वाले से कंफ्यूज नहीं करो, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी था, ये अल्फा है। और यहाँ पे ये अल्फा हमारे पास कहलाता है कोफिशिएंट। यार ये वाला टॉपिक तो सबने मेरे ख्याल पढ़ लिया होगा ना, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। अब जरा इसको हम डिफाइन भी कर लेते हैं और बहुत जल्दी से करेंगे ये काम, क्योंकि हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 13 में इसके ऊपर बहुत टाइम लगा चुके हैं इसी तरह की चीजों के ऊपर। याद है मैंने पढ़ना सिखाया था, डेल्टा एल डिवाइडेड बाय L1 इंटू डेल्टा टी। अब अगर मुझे इसको पढ़ना हो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा यार इसका एक डेफिनेशन तो मेरे पास क्या है, चेंज इन लेंथ। ठीक है, याद आ रहा है, ये सब पढ़ा हुआ है। चेंज इन लेंथ पर यूनिट इनिशियल लेंथ पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर। ठीक है भैया, तो चेंज इन लेंथ पर यूनिट इनिशियल लेंथ पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर या पर डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। बिल्कुल एक्सीलेंट। एक और नाम इसको हम क्या दे सकते हैं, वो फ्रैक्शनल चेंज वाला मंजन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चीता होते जा रहे हो यार तुम लोग तो सारे। ये देखो सारे के सारे, ये देखो इसको बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, इसको मैं कह सकता हूं कि दिस इज बेसिकली द फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। ऐसे ही है, ये क्या कहलाता है, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर। ये भी हमने पढ़ लिया था भैया। ठीक है, अच्छा यहां से देखो एक और चीज, और ये वाला कॉन्सेप्ट भी आज की तारीख में क्लियर कर लो बेटे। जो डेल्टा टी है ना, डेल्टा टी बोले तो चेंज इन टेम्परेचर। आगे के न्यूमेरिकल्स के लिए भी अभी ये चीज याद रखना कि चेंज इन टेम्परेचर चाहे आप निकालें केल्विन में, चेंज इन टेम्परेचर चाहे आप निकालें डिग्री सेल्सियस के अंदर, आप जिसमें दिल करे चेंज इन टेम्परेचर निकालें, चेंज इन टेम्परेचर का आंसर विल रिमेन सेम। और इसका रीजन क्या होता है कि केल्विन के ऊपर या डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो नंबर ऑफ डिविजन्स होती हैं, वो नंबर ऑफ डिविजन्स कैसी होती हैं, सेम। बात समझ आ रही है, नंबर ऑफ डिविजन्स कैसी होती है भैया अपने पास, सेम होती है। क्लियर हो गया, इसलिए आपके पास सेम आता है। अब तो ये चीज ना तुम्हारी मतलब रूह के अंदर बस जानी चाहिए, इतनी बार पढ़ा चुका हूं ये वाली चीज तो अब मैं। ठीक है, पता नहीं यार होगा, मुझे नहीं पता। ठीक है, चले आगे। अच्छा ये हो गया। अब अगर आपसे कोई पूछे कि यार ये अल्फा जो है ना बताता क्या है, तो गौर से सुनना अल्फा क्या बताता है। अल्फा ये बताता है कि अगर किसी, अब गौर से सुनना, अगर किसी मटेरियल को इतनी हीट दे, अगर किसी मटेरियल को इतनी हीट दे कि, हाँ जो इंग्लिश में लिखना चाहे वो इंग्लिश में लिख ले यार, कोई टेंशन नहीं है, कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन इंक्रीज हो जाए। ठीक है, इंक्रीज हो जाए तो जितना चेंज लेंथ में आएगा, जितना चेंज लेंथ में आएगा, ये कहलाता है अल्फा। अल्फा क्या है, आपने किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, बात समझ आ गई, आपने किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाया 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने के बाद जाहिर सी बात है, अभी हमने पढ़ा ना, जब टेम्परेचर बढ़ा तो मतलब उसके बाद हीट गई तो थर्मल एक्सपेंशन होगी। तो 1 डिग्री इतनी हीट दी कि उसका टेम्परेचर फकत सिर्फ कितना बढ़ा, 1 डिग्री सेल्सियस। तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पे जो चेंज आया किसके अंदर, उसके लेंथ के अंदर, वो कहलाता है लीनियर अल्फा। अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। द चेंज इन लेंथ ऑब्जर्व्ड whenever the temperature of the body is raised by 1 Kelvin या 1 डिग्री सेल्सियस, इसको हम कहते हैं अल्फा। बिल्कुल ऐसे हमने वहां पे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस डिफाइन किया था, क्या कि अगर आपका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज हो तो रेजिस्टेंस में जितना चेंज आए उसे कहते हैं अल्फा। भैया कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, कॉन्सेप्ट देख रहे हो, सेम है, बात समझ में आ रहा है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट सेम है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। बाकी डेफिनेशन को तो रट्टा मार ही लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, क्लियर है। डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर आप चाहे केल्विन में निकालो चाहे डिग्री सेल्सियस में, ये चीज अभी न्यूमेरिकल जब दूंगा ना तो याद रखना ये चीज कि आप जिसमें मर्जी निकालो आंसर विल रिमेन सेम। अच्छा, और अगर मैं पूछूं आपसे अल्फा की यूनिट क्या है, वैसे तो मतलब शर्म आ रही है पूछते हुए, लेकिन चलो पूछ लेते हैं। अल्फा की यूनिट, डेल्टा एल की यूनिट मीटर, L1 की यूनिट मीटर, मीटर से मीटर मर गया, अपॉन में डेल्टा टी की यूनिट केल्विन हो सकती है, तो ऊपर जाएगा तो केल्विन इनवर्स या डिग्री सेल्सियस इनवर्स। सही है भाई, बकरी सी इसकी यूनिट थी, वो भी हमने कवर कर ली।
बिल्कुल ऐसे ही अपने पास होता है वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन बोले तो अगर कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर तीनों डायमेंशन में इजाफा होना शुरू हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है मेरा बच्चा, क्या कहते हैं उसे, वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। सेट हो गया। अच्छा, अब सेम ए टू जेड सेम 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 चीजें चलती भी चलेगी कि भाई आपके पास डेल्टा वी है, डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी वन इंटू डेल्टा टी, बस वही वाला मंजन आ गया। डेल्टा टी वी विल बी इक्वल टू वी वन इंटू बीटा टाइम्स ऑफ डेल्टा टी, बस बेसिक सी बात थी। फिर यहां से आपने बीटा की इक्वेशन निकाल लेनी है। बीटा क्या बन जाएगा, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी वन इंटू डेल्टा टी। ठीक है, अब इसकी अगर मैं पूछूं तो क्या बन जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट इनिशियल वॉल्यूम पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर, या फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर। और अगर पूछा जाए कि भैया इसकी यूनिट क्या है, तो इसकी यूनिट वही है डिग्री सेल्सियस इनवर्स या केल्विन इनवर्स। अगर पूछा जाए कि यार कॉन्सेप्ट बताओ, कॉन्सेप्ट क्या है, तो आप बोलोगे कोई टेंशन नहीं है, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप किसी मटेरियल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओ तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने की वजह से उसके वॉल्यूम में जो इजाफा हो उसे हम बीटा कहते हैं। बीटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। बीटा बोले तो बीटा इज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है भैया, तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पे उसका वॉल्यूम जितना बढ़ जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, बीटा। बात समझ आ गई, बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। अब देखो जरा यहाँ पे, अब जरा एक मजेदार चीज समझना है, और ये मजेदार चीज जो है ना, ये तुमने बचपन में इसके बड़े से रट्टे मारे होंगे। अल्फा, क्या मैं कह सकता हूं अल्फा कांस्टेंट है जो कि तब आता है, अच्छा ये कांस्टेंट कौन सा है, ये मटेरियल बेस्ड कांस्टेंट है, याद रखना। क्या मतलब, मतलब अगर मेरे पास 3 मटेरियल है, एक ब्रास है, एल्यूमिनियम है, ब्रॉन्ज है, और मैं तीनों का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाता हूं, तो ये बात तयशुदा है कि तीनों के अंदर इजाफा अलग अलग आएगा। भले आप तीनों की लेंथ सेम रखो इनिशियल, भले आप तीनों को टेम्परेचर एक जितना चेंज करो, क्यों, क्योंकि नेचर अलग अलग है। तो इसका मतलब अगर आपसे कभी भी पूछा जाए ना कि चेंज इन लेंथ किस किस पे डिपेंड कर रही है, तो आप बोलोगे चेंज इन लेंथ डिपेंड करती है जनाबे वाला इनिशियल लेंथ पे, और चेंज इन लेंथ डिपेंड करती है चेंज इन टेम्परेचर पे कि आपने कितना टेम्परेचर चेंज किया। चेंज इन लेंथ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। क्यों, क्योंकि जो अल्फा है ना, ये मटेरियलिस्टिक कांस्टेंट है, ऐसा नहीं है ब्रास ब्रॉन्ज कॉपर सबका अल्फा एक ही है, सबका अल्फा अलग अलग है। बात समझ आती है, तो इन 3 चीजों पे डिपेंड करता है, किसी में ज्यादा इजाफा होगा, किसी में कम इजाफा होगा। बात समझ आ रही है, जैसे वहां था। ठीक है, अच्छा, अब अल्फा जो है, क्या मैं कह सकता हूं अल्फा मेरे पास कांस्टेंट है जो तब आता है जब कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर 1 डायमेंशनल चेंज आता है। बोलो हाँ या ना, किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर 1 डायमेंशनल चेंज आता है तो वहां पे क्या आता है, बोलो भैया अल्फा आता है, हाँ या ना, एज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ऐसे ही आता है। अब जरा यहां समझो, सपोज करो ये अपने पास एक अदद है प्लेन, लेट्स से ये क्या है, प्लेन है। इस प्लेन के अंदर ये हमारे पास है, मान लो इसको मैं कहता हूं लेंथ ऑफ द प्लेन। ठीक है मेरा बच्चा, और इसको मैं कहता हूं लेट्स से दिस इज द ब्रेथ ऑफ द प्लेन। ठीक हो गया, इसको बी से, या विड्थ ऑफ द प्लेन कह दो, बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा जनाबे वाला, अब अगर मैं इसको हीट करता हूं, अगर मैं इसे हीट प्रोवाइड करता हूं, हीट प्रोवाइड करने का मतलब यही है भैया कि मैं क्या कर रहा हूं, इसका टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं। जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, अच्छा, और ये भी मान लो कि ये बेसिकली कॉपर का बना हुआ, ये प्लेन किसका है, कॉपर का है, तो इसका मतलब इस कॉपर का अपना खुद का कोई ना कोई अल्फा होगा। अबे बोलो हाँ या ना, इस कॉपर का अपना कोई ना कोई अल्फा होगा, होगा। जब मैं इसका हीट दूंगा, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये जो आपका प्लेन है कॉपर का बना हुआ, ये थर्मली एक्सपेंड होगा। जब थर्मली एक्सपेंड होगा, तो थर्मली एक्सपेंड होने का मतलब क्या है कि भैया इसकी लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। और जब लेंथ बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है साथ साथ, क्योंकि ये प्लेन है, इसमें दोनों डायमेंशन सिग्निफिकेंट है, विड्थ भी क्या होगी, बढ़ेगी। बात समझ आ रही है, दोनों चीजें बढ़ेगी। तो क्या मैं कह सकता हूं जब लेंथ बढ़ रही है, एक डायमेंशन में चेंज आ रहा है, तो एक अल्फा आया लेंथ के बढ़ते वक्त, एक अल्फा आया विड्थ के बढ़ते वक्त। तो अगर मुझे पूछना हो कि कांस्टेंट, अब जरा गौर से समझना, कांस्टेंट फॉर एरियल थर्मल एक्सपेंशन क्या होगा, तो क्या मैं कह सकता हूं कांस्टेंट फॉर एरियल थर्मल एक्सपेंशन विल बी 2 अल्फा। बोलो हाँ या ना, एक अल्फा एक डायमेंशन का, एक अल्फा दूसरी डायमेंशन का।
कुल मिला के क्या बन गया, कांस्टेंट ऑफ एरियल थर्मल एक्सपेंशन इज गिवन बाय 2 अल्फा। बोलो भैया हाँ या ना, कोई डेरिवेशन नहीं करी, इसको मैंने इंट्यूटिवली सॉल्व कर दिया उठा के, फिर लकीर के फकीर बन गए सारे के सारे। ठीक है, अब इसी चीज को देखो जरा उठा के, अगर मैं वॉल्यूमेट्रिक पे ले जाऊं, देखो वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन क्या सीन होता है भैया। वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन बोले तो आपके पास जिसमें 3 डायमेंशन में चेंज आ रहा है, 3 डायमेंशन बोले तो आपके पास लेंथ भी चेंज, आपके पास ब्रेथ भी चेंज, और आपके पास हाइट भी चेंज या डेप्थ जो भी चीज है। लेंथ के लिए आया एक अल्फा, बी के लिए आया दूसरा अल्फा, क्योंकि जाहिर है भाई तीनों डायमेंशन एक ही चीज की बनी होगी है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि लेंथ कॉपर की बनी हुई हो, ब्रेथ किसी और की हो। अबे एक ही मटेरियल के पूरा स्ट्रक्चर है ना वो, तो इसके लिए एक अल्फा आया। यानी कि अगर मैं वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन के लिए कांस्टेंट लिखना चाहूं तो क्या मैं लिख सकता हूं, दिस कांस्टेंट इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू 3 अल्फा। बोलो हाँ या ना, कह सकता हूं। अब याद करो आपने इसी चीज को एज इट इज ड्राइव किया हुआ होगा और रट्टा भी मारा होगा, बीटा इक्वल्स 3 अल्फा, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन इक्वल 3 टाइम्स द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। बोलो भैया क्लियर हो गया, हाँ या ना। चलो बेहतरीन हो गया बच्चे, चले आगे। ठीक है, चलो आगे देखो अब जरा। ठीक है भैया, अब देखो इसके अंदर, अब इसके अंदर मेरा बेटा आपके पास जब आप इसको रीड करोगे ना तो आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा इसके अंदर। आपके पास बेटे लिक्विड और गैस जो है ना उसमें वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन होती है, और हमारे कोर्स के अंदर लिक्विड और गैस की एक्सपेंशन शामिल नहीं है। ठीक है यार, एरियल थर्मल एक्सपेंशन की जो कांस्टेंट है ना उसको हमारी किताब में तो कहीं भी नहीं दिया हुआ, उसको वैसे हम लोग गैमा से डिनोट करते हैं, गैमा इक्वल टू अल्फा होता है। या आपको इंडिया की किताब में मिलेगा, लेकिन मैं ग्रुप पे एक बच्चे को बता भी रहा था कि अभी आपको इतनी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम तो इसलिए पढ़ते हैं कि हम लोग फारिग होते हैं ना, वेले लोग हैं, जिंदगी में काम धंधे कोई नहीं होता, ठीक है, तो पढ़ते रहे इतनी चीजें। तो मैंने वहां पढ़ा है इसको, गैमा इक्वल टू अल्फा। ठीक है, चलो लिक्विड और गैस के अंदर आपके पास वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन होती है। ठीक हो गया, जो वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन होती है, क्योंकि लिक्विड के अंदर जाहिर सी बात है ना, लिक्विड में जो मॉलिक्यूल है उसको क्या बोलूंगा मैं, क्या बोलूंगा कि बेटा तू एक्स एक्सिस की तरफ एक्सपेंड हो या तू वाई की तरफ एक्सपेंड हो, मैं थोड़ी कुछ बोल सकता हूँ उसे, वो तो अपनी मर्जी से एक्सपेंड होगा, क्योंकि उनके दरमियान में मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक है, वो तो किसी भी तरफ जा सकते हैं। बात समझ आ रही, इसलिए सॉलिड तीनों तरह की डायमेंशन में शो कर सकते हैं। अब देखो इसके अंदर, अब इसके अंदर अपने पास जो है ना एक होता है कॉन्सेप्ट ऑफ बाय मेटेलिक स्ट्रिप्स का कॉन्सेप्ट। बाय मेटेलिक स्ट्रिप में अपने पास क्या सीन होता है, बाय मेटेलिक स्ट्रिप में अपने पास ये सीन होता है कि हम लोग अमूमन जो है ना क्या करते हैं, ऐसी कोई भी चीज जिसके अंदर हमें जहां पे भी हमें टेम्परेचर रेगुलेटर डिजाइन करने, क्या डिजाइन करने होते हैं, टेम्परेचर रेगुलेटर्स। तो जहां पे भी टेम्परेचर रेगुलेटर डिजाइन करने होते हैं ना, वहां पे हम लोग बाय मेटेलिक स्ट्रिप्स यूज करते हैं, इनको हम बाय मेटेलिक थर्मोस्टेट्स यूज करते हैं। ठीक हो गया, जी 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 बोल दें। ठीक है, एक बार दोबारा ज्वाइन करो। अच्छा, ये काम कैसे करता है अभी आपको समझाता हूं, और बल्कि मजेदार बात यह है कि इसके अंदर समझाना ज्यादा आसान है। ठीक है, अब आपने क्या करा, आपने यहाँ पे दो जो है ना वो मेटल की स्ट्रिप्स को ज्वाइन कर दिया ला करके, एक मैंने ब्लू से बनाई है, जी मेरा बेटा फेडरल के अंदर है, बिल्कुल है। ठीक है, बाय मेटेलिक स्ट्रिप्स आर यूज एज ए टेम्परेचर रेगुलेटर। ये सवाल आपसे कोई नहीं पूछेगा मेरा बेटा, अपना लेवल बढ़ाओ अब आप लोग। ठीक है, ये बेवकूफों वाले सवाल कोई नहीं पूछेगा आपसे कि बायोमेटेलिक स्ट्रिप को थर्मल रेगुलेटर कहते हैं या नहीं कहते हैं। भाई ई कैट एम कैट का पेपर देने जा रहे हो, वो ये पूछेगा बायोमेटेलिक स्ट्रिप के अंदर जो स्ट्रिप होती है उसमें ऊपर कौन सी स्ट्रिप होती है और नीचे कौन सी स्ट्रिप होती है, कहाँ यूज होता है। ठीक है, ये कोई नहीं पूछेगा इसे क्या कहते हैं, उसे कौन कहते हैं, चार्ल्स
कब पैदा हुआ था, या बॉयल ने जो लॉ दिया था वो कौन सी सदी में दिया था? अबे कोई नहीं पूछता ये। और अच्छा वो ऊपर किसी ने ये बोंगी नहीं मारी, वरना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कोई सवाल पूछेगा। अपने ईमान से दिल पे हाथ रख के मुझे बता देना कितने लोगों के दिल में ये सवाल आ रहा था कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की वैल्यूज याद करनी है या नहीं करनी। ठीक है, पक्का नहीं है? ठीक है, अबे कोई नहीं पूछता ये सवाल फिजिक्स के अंदर तुम लोगों से, टेंशन नहीं लो। ठीक है, अरे कोई टेंशन नहीं, ठीक है, चलो अच्छी बात है। सारे चैंपियन लोग हो यार, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अच्छा चलो, अब देखो यहाँ पे, देखो भाई, अब हमारे पास ये जो ऊपर वाली स्ट्रिप होती है ना, इसका हमारे पास अल्फा होता है हाई, यानी कि ये ऐसा मेटल होता है जिसके अल्फा की वैल्यू ज्यादा होती है। नीचे वो होता है जिसके अल्फा की वैल्यू होती है कम। अब तुम सोचोगे सर इससे क्या होता है फिर, अब जरा समझते हैं इससे क्या होता है, अभी समझते हैं। देखो अब जरा समझना पहले, कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल था, ठीक है चलो सही। अगर मिसाल के तौर पे मैंने इसकी अल्फा की वैल्यू ले ली कि यार इसकी अल्फा की वैल्यू 2 है, इसकी अल्फा की वैल्यू 1 है, मिसाल दे रहा हूं फॉर एग्जांपल, तो ये बता रहा है कि अगर इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा ना, तो इसमें 2 सेंटीमीटर का इजाफा आएगा। अबे मिसाल दी है, इतना बड़ा नहीं होता, सिर्फ समझाने के लिए बोला। ये बता रहा है 1 डिग्री सेल्सियस होगा ना, तो इसके अंदर इजाफा कितने का होगा, 1 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है भैया, और अच्छा और क्या होता है, और आपके पास ये सीन होता है कि यहाँ पे आपके पास जो होता है ना, एक अदद इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट होता है। ये होता है इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट। ये वैसे मैंने टॉपिक तुम लोगों को पढ़ने के लिए देना था, लेकिन चलो अभी इतना अच्छा लग रहा है तो मैं पढ़ाता हूँ उसको। ये इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट होता है। अब आपने बचपन से आज तक पढ़ा होगा कि जब तक ये इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट यहाँ पे, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इंटैक्ट है ना, जब तक आपका ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इंटैक्ट है, इंटैक्ट बोले तो जब तक आपका सर्किट क्लोज है, जब तक आपका सर्किट क्लोज है ना, तब तक आपके पास क्या होगा, सर्किट में से करंट फ्लो करेगा और वो जो भी डिवाइस है ना ये काम कर रही है। ऐसा हो नहीं सकता कि वो काम करे। अब टेम्परेचर रेगुलेट कैसे होता है, मिसाल के तौर पे जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आपने ये तय किया हुआ है कि यार जैसे डिवाइस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस हो जाए ना, तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। तो देखो 1 डिग्री सेल्सियस पे होगा क्या, जब 1 डिग्री सेल्सियस होगा ना, तो ये पहले के मुकाबले में थोड़ा बढ़ जाएगा, और जो नीचे वाला है ना, ये भी पहले के मुकाबले में थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पे इनिशियली जो है ना, इनिशियली मिसाल के तौर पे इनिशियली दोनों यहां तक थे, यहां तक थे। अब नीचे वाला जो है ना वो थोड़ा सा बढ़ा, ऊपर वाला जो है ना वो थोड़ा ज्यादा बढ़ा। बात समझ आती है? अब होता क्या है, इस चीज के ऊपर ग्रेविटी एक्ट करती है। जब ग्रेविटी एक्ट करती है तो अल्टीमेटली ये जो है ना, ये पूरा का पूरा ये इस तरह से आगे से हो जाता है बैंड। अब इतना नहीं होता जितना मैं दिखा रहा हूं, सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। ये आगे से ऐसे बैंड हो जाता है। जब ये बैंड हो जाता है तो यहाँ पे होता है मेरा बच्चा, जो अभी आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बना के दिखाया था ना, इस जगह पे कहीं, जब आपके पास ये ब्लैक वाली स्ट्रिप है ये ऊपर से नीचे आ जाएगी, तो क्या मैं कह सकता हूं इनका जो कॉन्टैक्ट है, ये कॉन्टैक्ट बेसिकली क्या हो गया, कॉन्टैक्ट आपके पास ब्रेक हो गया। जब ये कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये ओपन सर्किट में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये ओपन सर्किट में कन्वर्ट हो जाएगा तो करंट विल स्टॉप, करंट फ्लो ही नहीं करेगा। यानी कि आपके पास जैसे ही डिजायर्ड टेम्परेचर अचीव होता है, जैसे ही आप जिस टेम्परेचर पे जाना चाह रहे थे, जैसे ही वो डिजायर्ड टेम्परेचर अचीव हुआ, जैसे ही अचीव हुआ, आपके पास क्या होता है, वो कॉन्टैक्ट्स ब्रेक हो जाते हैं। जैसे ही जो ही आपके कॉन्टैक्ट्स ब्रेक हुए, हाथ के हाथ क्या होगा, आपके पास करंट विल स्टॉप। अब करंट फ्लो करना बंद हो गया तो वो डिवाइस काम नहीं करेगी, क्योंकि वो चली करंट के ऊपर रही थी। आप इस्त्री में इसको यूज करते हो, आप गीजर में इसको यूज करते हो। बात समझ आ रही है? गीजर के अंदर हम इससे बेसिकली गैस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। गैस का जो बर्नर होता है ना, अगर आप में से किसी ने घर में अपना गीजर ऑन किया हो, तो वो एक तो फुल फ्लेम पे ऑन होता है, एक फिर वो पायलट मोड पे चला जाता है। तो इसको फुल फ्लेम से पायलट मोड में जाने के लिए हम जो कार्बाइड डाले होते हैं ना, वो बायोमेटेलिक थर्मोस्टेट लगा के डाल देते हैं। चलो मेरा बच्चा, अब देखो जरा यहाँ पे हीट कैपेसिटी हमारे पास क्या होती है। आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका कुछ भी मास हो सकता है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका कुछ भी मास है, कुछ भी मास से मुराद कोई भी मास हो सकता है। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को हीट प्रोवाइड करो, कितनी हीट प्रोवाइड करो, इतनी हीट प्रोवाइड करो कि इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ जाए। 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ जाए, इतनी हीट को हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस क्या कहलाता है, ये हीट
कैपेसिटी। ठीक हो गया। अगर इसका फॉर्मूला बोले तो Q इक्वल्स C टाइम्स ऑफ डेल्टा टी। यहां मैंने छोटा सा एक लगा दिया हीट कैपेसिटी। ठीक है, याद रखना कि हीट कैपेसिटी के अंदर मास की कोई शर्त नहीं है, मास की कोई कैद नहीं है कि आपने 1 किलो लेना है, 2 किलो लेना है। बात समझ आ रही है? अब एक बात बताओ, अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास एक कोई मटेरियल है कॉपर का, कॉपर का अगर मैं 1 किलोग्राम का ब्लॉक लूं, अच्छे से ना सोच समझ के बताना, अगर मैं 1 किलोग्राम का ब्लॉक लूं और एक बारी में मैं 2 किलोग्राम का ब्लॉक लूं और दोनों का इनिशियल टेम्परेचर मान लो एक ही कमरे में रखे हुए दोनों, और दोनों का मैं टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दूं, यानी कि दोनों को मैंने हीट किया और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, मुझे बताओ क्या दोनों की जो हीट कैपेसिटी होगी, हीट कैपेसिटी बोले तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस, तो दोनों की जो हीट कैपेसिटी होगी क्या वो एक ही जितनी होगी या अलग अलग होगी? बोलो, क्या हीट कैपेसिटी सेम होगी या अलग अलग होगी? एक्सीलेंट। जितने लोग कह रहे हैं ना सेम होगी, अब जरा समझना यहां पे अलग अलग होगी। क्यों अलग अलग होगी? अगर आपको डे 1 वाला मेरा लेक्चर याद है, डे 1 वाला मेरा लेक्चर याद है, मैंने आपको वहां पे एक बात पढ़ाई थी। मैंने आपको क्या बात पढ़ाई थी? मैंने आपको ये बात पढ़ाई थी, अब जरा समझो 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 समझो। मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ाना है तो टेम्परेचर बढ़ाने का बेसिकली मतलब ये है कि आप उसके इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स बढ़ा रहे हो। याद आई ये बात? याद आई या नहीं आई? पढ़ाई थी ये बात। अब मिसाल के तौर पे, अब जरा समझो यहां पे, मिसाल के तौर पे अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट का, फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो इसका मतलब उसके मॉलिक्यूल की एनर्जी 1 जूल बढ़ा दो। ये मिसाल दी है, ऐसा एक्चुअल में नहीं होता। 1 जूल से बहुत कम एनर्जी चाहिए होती है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, मिसाल दी। अब एक बात बताओ जरा मुझे, क्या 1 किलोग्राम के ब्लॉक के अंदर और 2 किलोग्राम के ब्लॉक के अंदर एक जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे? बोलो, क्या एक जितने मॉलिक्यूल्स होंगे? नहीं। अगर इसके पास 100 मॉलिक्यूल हैं तो ये तो तय है इसके पास 200 मॉलिक्यूल होंगे। अब अगर हर मॉलिक्यूल की एनर्जी आपको 1 जूल बढ़ानी है तो इसका मतलब यहां पे आपको 100 जूल एनर्जी देनी पड़ेगी और यहां पे आपको 200 जूल एनर्जी देनी पड़ेगी। कैसे मुमकिन है आप दोनों को एक जितनी हीट दोगे? बात समझ आ रही है? इसलिए कई दफा कहा है, दिमाग के ढकने खोल के आंसर किया, भैया मास अलग अलग है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अलग अलग होंगे, तो अल्टीमेटली जो हीट एनर्जी चाहिए होगी, भले टेम्परेचर चेंज एक जितना करना है, भले टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, लेकिन जो आपको हीट एनर्जी देनी पड़ेगी वो अलग अलग देनी पड़ेगी, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिफरेंट है, मास डिफरेंट है। बात समझ आ रही है? मैंने बताया तो था, कॉपर 1 किलोग्राम लो या कॉपर 2 किलोग्राम लो। हाँ तो बेटे मास, फॉर्मूले में मास नहीं है तो उससे क्या फर्क पड़ा? ये मैंने ऊपर इतना बड़ा बड़ा क्या लिखा है, ये क्या चीज है? ये पढ़ो जरा इसको, ये क्या लिखा है? मास कोई भी पॉसिबल है, इसलिए वहां पे मास नहीं आ रहा है। बात समझ आ रही है? इसलिए वहां पे मास नहीं आ रहा है क्योंकि मास कुछ भी पॉसिबल हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, समझ आ गई? जब आप किताब पढ़ोगे ना तो किताब में आपको एक जुमला मिलेगा। क्या जुमला मिलेगा? अब जरा समझना यहाँ पे बात। हम जो हीट कैपेसिटी होती है ना, हीट कैपेसिटी कैन नॉट बी, heat capacity cannot be defined as a constant for any material। अब जरा समझना, क्यों भैया? हीट कैपेसिटी को आप एज ए कांस्टेंट क्यों डिफाइन नहीं कर सकते? इसलिए डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि अभी देखो, अगर आपने मिसाल के तौर पे कॉपर ही कंसीडर किया, अब अगर आप कॉपर के अंदर ही, कॉपर के मान लो 50 ब्लॉक लो, कॉपर के कितने ब्लॉक लो? 50 ब्लॉक। बस हर ब्लॉक का मास क्या कर दो? अलग अलग कर दो। यानी कि हर ब्लॉक का मास कैसा है? डिफरेंट है। एक मान लो 1 किलोग्राम का, एक 2 किलोग्राम का, एक 3 का, एक 4 का, एक 5 का, इस तरह करते करते 50 किलोग्राम तक। अब सबकी जो हीट कैपेसिटी आएगी वो डिफरेंट आएगी। क्यों भैया? हीट कैपेसिटी क्या होती है? आपने उसको इतनी हीट देनी है कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से 1 केल्विन बढ़ जाए। अब चूंकि हर ब्लॉक का मास अलग है, इसका मतलब हर ब्लॉक के पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो क्या है? अलग अलग है। तो जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अलग अलग है तो उनका एक जितना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट एनर्जी देनी है वो कैसी? अलग अलग। बात समझ आ रही है? इसलिए हीट कैपेसिटी कैसी आ रही है? अलग अलग आ रही है। तो मैं हीट कैपेसिटी को एज ए कांस्टेंट नहीं ले सकता।
बात समझ आ रही है? क्लियर हो गया? क्यों नहीं ले सकते ऐसे कांस्टेंट? क्योंकि देखो, हीट कैपेसिटी से मुझे पता है मसला क्या आ रहा है। मसला ये आ रहा है, मास चेंज करूंगा तब भी हीट कैपेसिटी चेंज हो रही है, और अगर मैं मटेरियल चेंज करूंगा तब भी चेंज हो रही है। अब प्रॉब्लम को समझना जरा, मसले को समझना जरा। देखो, मिसाल के तौर पे मैंने एक कॉपर लिया 3 किलोग्राम का ब्लॉक, मसले को समझना जरा, और एक मैंने एल्यूमिनियम का ब्लॉक लिया 5 किलोग्राम का, और मैंने दोनों की हीट कैपेसिटी मालूम करी। मैंने इसकी भी हीट कैपेसिटी निकाली और मैंने इसकी भी हीट कैपेसिटी निकाली। हीट कैपेसिटी वही है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस। अब दोनों की हीट कैपेसिटी आई अलग अलग। अब मुझे कोई ये बताए, क्या मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि ये जो हीट कैपेसिटी एल्यूमिनियम और कॉपर की अलग अलग आ रही है, ये इनकी नेचर की वजह से आ रही है या मास की वजह से आ रही है? मैं तो जिंदगी में ये कंक्लूड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बेसिकली मास कैसा है यहाँ पे, अलग अलग है। मसला समझ आ रहा है? अगर मुझे कॉपर और एल्यूमिनियम को आपस में कंपेयर करना है, तो क्या मैं कह सकता हूं, अगर मुझे नेचर जाननी है या अगर मुझे डिफरेंट मटेरियल्स को आपस में कंपेयर करना है, अगर मुझे डिफरेंट मटेरियल्स को आपस में कंपेयर करना है, तो उसके लिए आपस में कंपैरिजन करना है, तो उसके लिए मास फिक्स होना चाहिए, ताकि मास की वजह से तो कोई फर्क पड़े ही ना। बोलो हाँ या ना? बोलो भैया, मास क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए या फिक्स होना चाहिए? बात समझ आ रही है? तो ये मसला है हीट कैपेसिटी के अंदर। हीट कैपेसिटी कैन नॉट बी डिफाइंड एज अ कांस्टेंट फॉर एनी मटेरियल, या हीट कैपेसिटी कैन नॉट बी यूज्ड टू डिफाइन द नेचर ऑफ एनी मटेरियल। रीजन बीइंग कि हीट कैपेसिटी विल चेंज एज सून एज द मास चेंजेस। क्योंकि मास चेंज होने से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चेंज, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चेंज होने से जो हीट है जो कि चाहिए उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, वो भी चेंज होगी। अब यहां पे हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। याद रखना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मेन पर्पस या मेन रीजन क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मेन रीजन ये है कि आप क्या करो, नेचर ऑफ द मटेरियल डिफाइन करो। और नेचर ऑफ द मटेरियल डिफाइन करने के लिए अभी हमने कंडीशन पढ़ी थी कि यार मास को पहले फिक्स कर दो, ताकि मास की वजह से तो कोई फड्डा आए ना। मास फिक्स करने के लिए हमने कहा मास कैसा होना चाहिए? मास शुड बी यूनिटी, यूनिटी मास। यूनिटी मास का मतलब अल्लाह का वास्ता है 1 किलोग्राम नहीं है। अगर आप बोलते हो ना 1 किलोग्राम, तो ये सिर्फ SI सिस्टम के अंदर है या MKS सिस्टम के अंदर है। यूनिटी मास 1 ग्राम भी हो सकता है अगर आप CGS सिस्टम में काम करते हो, क्योंकि CGS सिस्टम में मास की यूनिट ग्राम होती है, MKS के अंदर किलोग्राम होती है। यूनिटी का मतलब होता है 1, यूनिटी मीन्स 1। तो 1 अगर MKS में है तो 1 किलोग्राम, 1 अगर CGS में है तो 1 ग्राम। बात समझ आ रही है? यूनिटी मीन्स 1। अब अगर मैं बोलूं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? बस ऊपर वाली डेफिनेशन है विद द एडिशन। अब आपके पास शर्त है, कैद है कि आपने मास को फिक्स करना है ताकि नेचर पता लगाई जा सके। और मास को फिक्स कैसे करना है? फिक्स करना है कितना? 1। तो आप बोलोगे अमाउंट ऑफ हीट, अब इसमें देखना मास की शर्त भी ऐड करूंगा, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू, वही ऊपर वाली डेफिनेशन, रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस और ऑफ अ बॉडी, ये लाजमी है, ऑफ अ बॉडी हुज मास इज यूनिटी। उसका मास कैसा होना चाहिए? यूनिटी मास होना चाहिए। अगर मास यूनिटी नहीं है तो वो ऊपर बन जाएगा। अब अगर मुझे इसका फॉर्मूला लिखना है तो ये बन जाएगा फॉर्मूला, Q इक्वल्स MC डेल्टा T, ये बन जाएगा इसका फॉर्मूला। यहां आ गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर मुझे निकालना है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या बन जाएगा? Q अपॉन M टाइम्स ऑफ डेल्टा T। यूनिट बनानी है, बना लो यूनिट। ऊपर क्या आएगा? जूल, मास की यूनिट किलोग्राम और केल्विन, तो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो अब जरा पढ़ो इसको, पढ़ो। अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर, यही ऊपर पढ़ा है ना अभी, ये पूरा का पूरा यही है। इतनी हीट जो यूनिट मास का टेम्परेचर यूनिट केल्विन बढ़ा दे, वो क्या कहलाती है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बोलो मेरा बच्चा, A to Z कॉन्सेप्ट क्लियर है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? बेटे मास फिक्स करने से स्पेसिफिक पूरा हो जाता है, लेकिन चूंकि स्टैंडर्ड है कि हम यूनिटी लेते हैं, इसलिए यूनिटी लेते हैं। जो आपके थे ना, जैसे हम लोग अक्सर पढ़ते हैं
जो हमारे एक बुजुर्गाने दीन होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हमारे जो है ना कुछ बुजुर्गाने फिजिक्स हैं। जैसे आपके पास ये है ना अपना, जिसे आपका आइंस्टाइन कहते हो, जिसे आप न्यूटन कहते हो, ये सारे के सारे जो है ना बुजुर्गाने फिजिक्स है। तो बुजुर्गाने फिजिक्स ने तय किया हुआ है कि जब कभी भी हम लोग स्टैंडर्डाइज करेंगे ना, अबे मैं बुजुर्ग नहीं हूँ, अल्लाह को मान, मेरी उम्र तो उससे 2-3 साल छोटी होगी, ठीक है, अल्लाह का खौफ कर, मतलब खौफ है खुदा भी नहीं कर रहा। कितनी उम्र है तुम्हारी? 18 साल, मैं 15-16 साल का हूँ, 2-3 साल छोटा ही हूँ, ठीक है। अब देखो जो बुजुर्ग जो जो बुजुर्गान फिजिक्स है ना, उन्होंने स्टैंडर्डाइज किया हुआ है कि आपके पास क्या है, यूनिट मास लेना है आपने, ठीक है, ताकि चीजें सिंपल है ना, वरना किसी का दिल करेगा वो मुंह उठा के 4 ले लेगा, बोलेगा मेरा लकी नंबर तो 4 है, ठीक है। तो बात समझ आ रही है? ठीक है, ठीक है। मुनीबा बेटे, तुम्हारा तो मुझे याद आ रहा है कि तुम कायदे आजम के जमाने में भी एक दो तस्वीरों में मैंने देखा है पाकिस्तानी स्टडीज की बुक के अंदर, सर सैयद के साथ गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भी थी तुम, ठीक है। चले चले आगे, ठीक है। एमकेएस सिस्टम ऐसा ही होता है, हाँ यार, वही ना, मीटर किलोग्राम और सेकंड वाला सिस्टम, ठीक है, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी, जी बेटे, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है। नहीं मेरा बेटा, मैं नहीं था, ठीक है। ठीक है, तुम ही थे वहां पे, मैं नहीं था। अगर मैं होता पाकिस्तान जल्दी आजाद हो जाता, ठीक है। हम हीट कैपेसिटी में नहीं बता सकते, हाँ यार, हीट कैपेसिटी में मसला ये, क्या बता ही नहीं सकते कि मास की वजह से अपना चेंज आ रहा है या उसके अंदर चेंज आ रहा है। नहीं यार, मैं मास्टर स्मार्ट ग्रेड में कर, हीट कैपेसिटी की यूनिट जूल पर केल्विन होगी, एक्सेलेंट। नहीं नहीं, हीट कैपेसिटी बेकार थोड़ी है, अजीब, ठीक है। अगर आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को, जैसे मिसाल के तौर पर जरा समझो यहाँ पे, यार मैंने मिसाल के तौर पर तुम्हें बताया कि कॉपर के 1 किलोग्राम मास के लिए जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ना, वो मिसाल के तौर पे डैश 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 ये है। अब आपको कोई बोले 5 किलोग्राम के लिए कितनी है, इसको डम से 5 से मल्टीप्लाई करना, आपको आंसर मिल जाएगा, ये बन गई हीट कैपेसिटी। जब तक 5 से मल्टीप्लाई नहीं किया था तो वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी। जो ही आपने 5 से मल्टीप्लाई किया, अब ये टोटल मास के लिए आ गई, अब ये बन जाएगी आपकी हीट कैपेसिटी। चाहो तो मैं इसको ड्राइव करके भी दिखा सकता हूँ, देखो देखो देखो, समझो। Q इक्वल्स सी डेल्टा टी डिवाइडेड बाय Q इक्वल, जो अभी हमने किया था, एम सी डेल्टा टी, ठीक है। अभी दोनों फॉर्मूले लिखे थे ना, अब जो इसमें से मर रहा है उसे मार दो, ये वाली चीज यहां चली जाएगी, अल्टीमेटली वही चीज बन गई जो मैंने अभी बताई थी, क्या, कि हीट कैपेसिटी बराबर है मास मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के। आसान भाषा में ये है 1 किलोग्राम के लिए, ये है आपके पास टोटल किलोग्राम। तो अगर आपको 1 किलोग्राम के लिए कितनी हीट चाहिए ये पता है, तो टोटल से मल्टीप्लाई कर दो, आपको कुल मिला के कितनी हीट चाहिए होगी वो आपको मिल जाएगी। बस इतना बकरी सा कॉन्सेप्ट है, बात समझ आ गई? अब बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने यूनिट मास के लिए डिफाइन किया था ना, कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसको हम पढ़ते वक्त मोल के अंदर लेंगे, उसके लिए हमारे पास होती है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जैसे गैस होती है, ठीक है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बस ऊपर वाले में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या था, यूनिट मास था। इसमें क्या है, अबे बहुत सारे न्यूमेरिकल दूंगा, क्यों टेंशन ले रहे, इसमें क्या है, यूनिट मोल, ठीक है। देखो इसके अंदर आपके पास जो क्वेश्चन आए हुए ना, एक तो डेफिनेशन आई हुई है सारी की सारी, बाकी इसमें से आपके पास ये रिलेशन भी पूछे हुए हैं माजी के अंदर, ठीक है। यूनिट यूनिट मोल्स नहीं है, माशाल्लाह मेरी इंग्लिश को भी 21 तोपों की सलामी। यूनिट मोल का मतलब क्या है, एक सिंगल मोल है, ठीक है। यूनिट मोल ऑफ अ गैस के लिए, एक मोल गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट चाहिए उसे हम कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो Q इक्वल्स, यहाँ पे पहले M आ रहा था, अब यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ पे आएगा N C M H C डेल्टा T। अगर निकालना है तो क्या बनेगा, C M H C विल बी इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय N टाइम्स ऑफ डेल्टा T, जूल पर मोल पर केल्विन, जूल per mole per Kelvin. The amount of heat required to raise the temperature of unit mole of a gas by 1 Kelvin or 1 degree Celsius, इसको हम कहते हैं molar specific heat capacity। अब अगर मुझे इसकी यूनिट निकालनी हो तो देख लो भैया, इसकी भी निकाल, यूनिट बोलो, रिलेशन निकाल लो, Q इक्वल्स एन सी एम एच सी डेल्टा टी अपॉन में, अगर मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के साथ निकालू, Q इक्वल्स एम सी एच सी डेल्टा टी
जो मर रहा है उसे मार दो, इसको यहां ले जाओ उठा के, क्या बन जाएगा ये? दिस विल बिकम MCSHC डेल्टा T will be equal to number of moles multiply by CmHc। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स को मैं कैसे लिख सकता हूं? केमिस्ट्री वाले लोगों जल्दी से बताओ, क्या मैं, अबे डेल्टा टी तो मर गया था ना, डेल्टा टी कहाँ है फिर? तुम लोग लकीर के फकीर की तरह देखे जा रहे हो, बोल भी नहीं रहे। नंबर ऑफ मोल्स को लिख सकता हूँ स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, बोलो हाँ या ना? ठीक है, तो ये m से m क्या हो गया? कैंसिल हो गया उठ के। ठीक है, अब ये बड़ा वाला m इधर चला जाएगा उठ के, क्या बनेगा? मोलर हीट कैपेसिटी विल बी इक्वल टू कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय CSHc। ठीक है, ये बन गया एक और भाई, मतलब ये रिलेशन बनाना कौन सा कमाल है यार। मोलर हीट कैपेसिटी बराबर है मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस। बात समझ आ गई? बोलो भैया, यहां तक सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है?